स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग हिंदी व्याकरण पर चर्चा कर रहे थे और ये हिंदी व्याकरण आपके आने वाले एग्ज़ाम एडीओ और CGPSC जितने भी एग्ज़ाम लेता है, हिंदी का पोर्शन और व्यापम में भी हिंदी का पोर्शन बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा वेटेज होता है कई सारे एग्ज़ाम में, सभी में नहीं। तो इसके लिए हम हिंदी व्याकरण पर चर्चा कर रहे हैं और पूरा हिंदी व्याकरण कंप्लीट कर रहे हैं। पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने स्वरों के वर्गीकरण पर बात की थी और करीब 4 से 5 आधार देखे थे। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उसकी परिभाषा से या उसकी जो विशेषताएं होती है उससे प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं, या देखें तो अपवादों से प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना है ताकि आप क्वेश्चन को आराम से लगा पाएँ, अपना एग्ज़ाम अच्छे से निकाल पाएँ। ठीक है, तो मेरा प्रयास यही है कि आपके मन मस्तिष्क में ये चीज़ें बहुत अच्छे से बैठ जाए। और चलिए प्रारंभ करते हैं। आज वर्णों के वर्गीकरण में सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हम लोग जाति के आधार पर। 4-5 जितना भी हो गया था, आज मैं पहला नंबर डाल रहा हूं। तो पहला है जाति के आधार पर। जाति के आधार पर, तो जाति के आधार पर इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, जाति के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा जाता है। पहला हम दोस्तों कहते हैं सवर्ण, सवर्ण स्वर, या इसी को कहा जाता है सजातीय स्वर। इसी को ही क्या कहते हैं हम? सजातीय स्वर। और दूसरा जो इसका भाग है दोस्तों वो है विजातीय स्वर, अवर्ण स्वर, असवर्ण स्वर, या इसी को ही क्या कहते हैं? विजातीय स्वर, विजातीय स्वर। ठीक, तो इस प्रकार से इसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक, अब ये सवर्ण स्वर या सजातीय स्वर किसे कहते हैं? तो बहुत ढंग से देखेंगे, इसमें आपको रटने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, समझने की आवश्यकता है। देखिए, सजाति मतलब एक ही जाति का हो। ठीक है, सजाति मतलब एक ही जाति का, लेकिन जाति कैसे? तो जाति ऐसे कि जिन वर्णों का दोस्तों उच्चारण स्थान या आभ्यंतर प्रयत्न जिन वर्णों के साथ बराबर होता है, या जिन वर्णों के आधार पर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सजातीय वर्ण कहते हैं। मैं समझ रहा हूं आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी मैं परिभाषा लिख के पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, देखिए, जिन वर्णों का अभ्यंतर, जिन वर्णों का उच्चारण स्थल तथा आभ्यंतर प्रयत्न एक जैसा होता है, एक जैसा होता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? सवर्ण, सजातीय वर्ण या सवर्ण कहते हैं। ठीक है, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्थल तथा आभ्यंतर प्रयत्न एक जैसा होता है। अब कौन कौन से वर्ण होंगे जिनका उच्चारण स्थान एक जैसा होगा? तो आप बहुत ढंग से याद रखेंगे, कुछ जो दीर्घ स्वर वाले जो स्वर हैं, है ना, जैसे हम बात करें, ये आ है और आ है। ठीक है, एक ई है और एक दीर्घ ई है। ठीक है, एक ऊ है और एक दीर्घ ऊ है। इसके अलावा एक री है और एक दीर्घ री है। ठीक, अब देखिए, इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थल और आभ्यंतर प्रयत्न एक जैसा है क्या? बिल्कुल है, अ और आ। ठीक है, ये दोनों कंठ से उच्चारित होते हैं। ठीक है, किससे? कंठ से।
ई और ई प्रयत्न भी एक जैसा होता है। आभ्यंतर मतलब अंदर से जो प्रयत्न करते हैं वो भी एक जैसा। जैसे ई और ई इसका उच्चारण तालु से होता है, ऊ और ऊ इसका उच्चारण जो है वो दोस्तों कहाँ से होता है, हमारे ओष्ठ से होता है, ठीक है। और रे का उच्चारण स्थान है मूर्धा। तो यहाँ पर इनका ये दीर्घ री होगा, दीर्घ री। तो ये दीर्घ री जो है वो हमारे में सम्मिलित नहीं है, ये संस्कृत में आता है। और ये वर्ण जो है वो हिंदी वर्णमाला के हैं। तो ये जो हैं ये क्या कहलाते हैं, सजातीय वर्ण कहलाते हैं या सवर्ण कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अब उसी प्रकार देखें तो इसका सेम उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्थान, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान या उच्चारण स्थल व आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न अलग अलग हो, अलग अलग हो, उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे दोस्तों असवर्ण या विजातीय स्वर। क्या कहेंगे, असवर्ण स्वर कहेंगे या विजातीय स्वर कहेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिएगा जैसे क्या आ जाएगा, तो कोई भी कॉम्बिनेशन दे दे, जैसे आपको ई के साथ आ के साथ ई, ये क्या है, विजातीय स्वर है, ठीक है। आ के साथ ऊ, ये क्या है, विजातीय स्वर है। ऊ के साथ ए, इस प्रकार से कोई भी कॉम्बिनेशन आपको दे दे, ये सभी क्या है, विजातीय स्वर होगा। अब सजातीय स्वर में केवल इसको ही याद रखना है, इसके अलावा जो भी देगा वो विजातीय होगा, क्योंकि आ का उच्चारण स्थान अलग है और ई का उच्चारण स्थान अलग है। आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान जो है दोस्तों तालु है, ठीक है। तो यहां पर इसका उच्चारण स्थान, इसका उच्चारण स्थान या इसका उच्चारण स्थान हम देखेंगे तो ये सभी अलग अलग है। आ का उच्चारण स्थान कंठ, ऊ का उच्चारण स्थान जो है वो हमारा ओष्ठ है, ठीक है। तो इसके उच्चारण स्थान और प्रयत्न भी, हम सिंपल ई के लिए जिह्वा का अग्रभाग जो है वो सक्रिय हो जाता है, ई, ठीक। तो इस प्रकार इसका उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न दोनों अलग अलग होता है, उसे हम असवर्ण स्वर या विजातीय स्वर कहते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हुआ होगा, ठीक। इसके बाद जो हम बात करेंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु प्रकृति या स्वभाव के आधार पर, इसको समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम देखेंगे आज का दूसरा भेद, स्वरों के वर्गीकरण पर चर्चा हो रही है। दूसरा भेद है किसके आधार पर, तो मैंने बताया अभी, आज का दूसरा भेद प्रकृति या स्वभाव के आधार पर, प्रकृति या स्वभाव के आधार पर, प्रकृति या स्वभाव के आधार पर। तो प्रकृति या स्वभाव के आधार पर पहला होता है दोस्तों, ये होता है अनुनासिक स्वर, या इसी को ही कहते हैं निर्नुनासिक स्वर। और दूसरा होता है अनुनासिक स्वर, और सानुनासिक स्वर। सानुनासिक स्वर, तो ये दो भेद होते हैं। अब इसको भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, देखिए बहुत आराम से समझेंगे। ये शब्द है दोस्तों अनुनासिक, अन, ठीक है, अन के साथ अनु उपसर्ग लगा हुआ है,
और नासिक, नासिका में इक प्रत्यय जुड़ा है और शब्द बना है नासिक, मतलब नाक से। ठीक, और वैसे ही ये दूसरा भी जो शब्द है वो भी निर प्लस अनु, दो उपसर्ग और प्लस नासिक। ठीक, अब यहां पर इसका अर्थ समझेंगे। अन का अर्थ होता है नहीं, मना करना, रोकना, और अनु का अर्थ होता है पीछे, और नासिका का अर्थ होता है नाक, आप जानते ही हैं। वैसे ही नीर का अर्थ होता है नहीं, और बाकी का अर्थ वैसे ही सेम होगा। ठीक, तो इसकी परिभाषा अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगी, वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु केवल मुख से निकलती है, नाक से नहीं। ठीक है, केवल मुख से निकलती है, नाक से नहीं, उसे हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। इसको बहुत ढंग से समझेंगे, संख्या क्या होती है इसको भी आप बहुत ढंग से समझेंगे। ठीक, मैंने क्या कहा कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु केवल मुख से निकलती है, नाक से नहीं। ठीक है, नाक से नहीं निकलती है। नाक से मतलब अनु मतलब पीछे, नासिका पीछे से आकर नाक से नहीं निकलेगी। ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनुनासिक या निरनुनासिक कहेंगे। ठीक है, तो वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु केवल मुख से बाहर निकलती है, केवल मुख से बाहर निकलती है, नाक से नहीं, उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक या निरनुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है, तो इसे ही अनुनासिक स्वर कहेंगे, इसे ही निरनुनासिक स्वर कहेंगे। अच्छा, ये है क्या, इसकी संख्या कितनी होती है? देखिए, आपके पुस्तक में ये चीजें बहुत कम मिलेंगी, बहुत ही रेयरेस्ट बुक में आपको ये देखने को मिलेगा, तो इसको बहुत ढंग से समझिएगा। ठीक है, तो यहां पर इसकी संख्या की यदि बात करें, संख्या, तो इसकी संख्या होती है दोस्तों 11। ठीक, कौन कौन से, तो एक है अ, एक है आ, एक है ई, एक है दीर्घ ई, एक है उ ह्रस्व उ, एक है दीर्घ उ, एक है री, एक है ए, एक है ऐ, और है ओ और है ओ। ठीक है, तो ये 11 जो स्वर होते हैं उन्हें ही हम अनुनासिक या निरनुनासिक स्वर कहते हैं। इसको याद रखेंगे प्रकृति या स्वभाव के आधार पर, क्योंकि इनका जब उच्चारण करते हैं तो प्राणवायु केवल मुख से बाहर निकलती है, नाक से नहीं, इसीलिए इसको हम अनुनासिक स्वर या निरनुनासिक स्वर कहते हैं। आप इसका उच्चारण करके देख सकते हैं, अ, आ, ई, री, उ, केवल मुख से ही हवा जो है वो, प्राणवायु जो है वो बाहर निकल रही है। ठीक है, उसके विपरीत ये हो जाएगा क्या, अनुनासिक स्वर या सानुनासिक स्वर। अनु मतलब मैंने अभी बताया, ठीक है, अनु प्लस नासिक स्वर। ठीक, तो वे स्वर जो जिनका उच्चारण करते समय सानुनासिक नासिका सहित, अनुनासिक नासिका के पीछे, ठीक है, तो सानुनासिक नासिका सहित जो प्राणवायु है, स मतलब
सहित किसके, नाक के पीछे से। ठीक, तो यहाँ पर भी वैसे ही सेम आप अर्थ लगाइएगा। इसमें क्या है दोस्तों, स है प्लस अनु प्लस नासिक। ठीक है, तो इसका भी अर्थ ही है नासिका सहित। तो क्या नासिका सहित, तो जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो प्राणवायु मुख के साथ साथ नासिका से भी बाहर निकलती है, उसे हम अनुनासिक या सानुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूं, वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख के साथ साथ नासिका से भी बाहर निकलती है। उसे अनुनासिक या सानुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है, वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण जो है वो, इसको ऐसे भी दे सकता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका से भी होता है। ठीक है, ऐसे भी दे सकता है, वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख के साथ साथ नासिका से भी निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुनासिक स्वर या सानुनासिक स्वर कहते हैं। लेकिन आपको घुमा के क्या पूछ सकता है, वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका से भी होता है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर याद रखेंगे, उसे कहते हैं अनुनासिक या सानुनासिक। तो जितने भी स्वर हैं इसमें आ गए, तो इसमें क्या बचे, या इसकी संख्या पूछेगा तो क्या लिखेंगे, तो इसकी भी संख्या जो लिखेंगे आप वो होगी 11। कितनी होगी, 11 होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन कौन से 11, तो देखिए दोस्तों, आ में आप अनुनासिक का जो चिन्ह क्या होता है, आप जानते हैं चिन्ह, ये होता है अनुनासिक का चिन्ह। और अनुस्वार किसे बोलते हैं दोस्तों, तो ये होता है अनुस्वार, अनुस्वार में ऊपर बिंदी, और ये होता है अनुनासिक। तो ये अ के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, अनुस्वार लगा दिया। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10 और ये है 11। ठीक है, तो ये 11 जो है जिसके ऊपर मैंने अनुनासिक का प्रयोग किया है, ये सभी क्या कहलाते हैं, अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। और इसकी भी संख्या पूछी जाएगी तो इसकी भी संख्या कितनी होगी, 11 होगी। इसकी भी संख्या कितनी होगी, 11। ठीक है, तो ये सेम है, ये 11, इस 11 में हम अनुनासिक का प्रयोग कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, अनुनासिक स्वर या सानुनासिक स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये प्रकृति या स्वभाव के आधार पर 2 भेद इसके हमने देखे हैं। अब दोस्तों आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि यहां पर मैंने एक बिंदु का प्रयोग किया है, यहां पर मैंने एक बिंदु का प्रयोग किया है, यहां पर एक बिंदु और यहां पर एक बिंदु का प्रयोग किया है। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि जब हम अनुनासिक जो चिन्ह है इसको किसी भी स्वर के ऊपर लगाते हैं तो लगाते वक्त ध्यान रखेंगे, यदि शिरोरेखा, ये कोई भी स्वर जब लिखते हैं, जैसे ग लिखा तो ये इसकी शिरोरेखा है, इसकी शिरोरेखा के ऊपर यदि कुछ भी नहीं है तब तो हम सीधा चंद्र बिंदु लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके शिरोरेखा के ऊपर
यदि कोई मात्रा लगी हुई है, ये जो वर्तनी लगी हुई है जिसको आप मात्रा बोलते हैं, तब वहां पर हम चंद्र बिंदु नहीं लगाते हैं। चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल एक बिंदु लगाते हैं। लेकिन ये जो है वो अनुनासिक होती है, ये अनुस्वार नहीं होती। जैसे यहाँ पर हम लोग लिख देंगे गोंद, जैसे एक शब्द आता है ईंधन, इन सभी ध्वनियों में जैसे एक शब्द आता है भौंकना, है ना, इनमें हालांकि आपको एक बिंदी दिख रहा होगा, परंतु ये एक बिंदी अनुस्वार नहीं है, ये जो है वो क्या है, अनुनासिक हैं। ठीक है, अब इसे अनुनासिक क्यों, ठीक, आप समझेंगे दोस्तों, क्योंकि ये जो शब्द हैं वो सभी के सभी तद्भव शब्द हैं, और तद्भव शब्द के साथ कभी भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। जहां भी अनुस्वार का प्रयोग हुआ है तत्सम शब्दों के साथ कभी भी जो है वो अनुनासिक ध्वनि का प्रयोग, अनुनासिक चिन्ह का, चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। केवल और केवल इसका प्रयोग तद्भव शब्दों के साथ होता है। ठीक है, जैसे ये सभी शब्द क्या हैं, तद्भव शब्द हैं। इसको याद रखिएगा, व्याकरण में बहुत काम आता है ये जो बीच बीच में हम जो चीजें डिस्कस करेंगे वो चीजें। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये तद्भव शब्द है और इसके साथ जो भी लगता है उसे हम क्या कहते हैं, अनुनासिक ध्वनि कहते हैं, ठीक, अनुनासिक चिन्ह कहते हैं। दूसरी बात कि इसमें हम पहचानेंगे कैसे, तो इसके पहचानने के बहुत सारे जो नियम है दोस्तों, 6-7 चीजें मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर, आगे आने वाली वीडियो में, नहीं तो ये वाला पार्ट हमारा यहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, तो उससे आप बहुत आराम से पहचान पाएंगे। और वैसे भी तद्भव शब्द है, सीधा सीधा तद्भव शब्द आपको दिखा तो आप सीधा सीधा इसको क्या बोल देंगे, अनुनासिक बोल देंगे। और अब के समय में प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जा रहे हैं। एक चीज याद रखिएगा, ये अनुस्वार जो है, अनुस्वार इसमें देखेंगे दोस्तों, इसमें जब अनुनासिक में जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हवा मुख से बाहर निकलती है, और अनुनासिक में मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है। और जहां पर किसी वर्ण का उच्चारण करने पर हवा केवल नाक से बाहर निकले या प्राण वायु केवल नाक से बाहर निकले, उसे अनुस्वार कहेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न यहां पर बन सकता है। ठीक है, केवल मुख से निकलता है अनुनासिक या निरनुनासिक, मुख और नासिका दोनों से निकलता है अनुनासिक या सानुनासिक। केवल नाक से निकलता है तो वहां पर हो जाएगा अनुस्वार। ठीक है, मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। अब हम देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, अब हम जो देखेंगे वो उच्चारण स्थान के आधार पर। तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, तो आप कुछ चीजें जो है वो ध्यान रखिएगा। जैसे कि ये जो है एक स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, है ना, यहाँ पर ये दंत है, ये ओष्ठ है, यहाँ पर ये मूर्धा है, ये तालु है, यहाँ पर कंठ है। ठीक, ये इस प्रकार से। तो ये दोस्तों हमारा क्या है, कंठ है, गला है। ठीक है, ये जो है वो क्या है, तालु है। ठीक है, और ये जो क्या है वो है मूर्धा है। क्या है, मूर्धा। ठीक, और उसके बाद क्या है दोस्तों, दंत है, दंत, और उसके बाद क्या है, ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ। तो इस प्रकार से आप चीजों को याद रखेंगे। पहला कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत और पांचवा है ओष्ठ है। ठीक, अब हमारे पास जो
विचार आता है दोस्तों, जो भी कुछ सोचते हो, जो भी कुछ वर्ण जिसका उच्चारण करना है वो सबसे पहले कहाँ आएगा, मन में आएगा, और मन से फिर कंठ, कंठ से तालु, मूर्धा होते हुए बाहर निकलेगा। तो इसी डायरेक्शन को ही आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। जैसे हम पहले वर्ण लिख लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया अ और आ, यहाँ पर लिख दिया ई और दीर्घ ई, उसके बाद मैंने लिख दिया री, उसके बाद है उ और दीर्घ उ, उसके बाद है ए और ए, और उसके बाद है ओ और औ, ठीक। अब ये मैंने लिख दिया है। अब देखिएगा, तो अ और आ ये फर्स्ट कैटेगरी, और फर्स्ट जो कैटेगरी है हमारा क्या है, कंठ है, ठीक है। तो इसका उच्चारण जो होगा, उच्चारण स्थल जो होगा वो कहाँ से होगा, कंठ, या आपको देगा कंठ, ठीक है। कंठ में यह प्रत्यय जोड़ देंगे, कंठ से संबंधित है जो, या अपत्यवाचक प्रत्यय है, संबंधवाचक प्रत्यय है, ध्यान रखेंगे। तो ये इसका कंठ हो गया। और ई का उच्चारण ये दूसरा है, तो यहाँ पर दूसरा क्या है दोस्तों हमारा, तालु। तो यहाँ पर आपको दे देगा तालव्य से, या दे देगा तालु, ठीक है। तो यहाँ पर भी या प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक। उसके बाद ऋटुरस, री, ये हमारा तीसरा कैटेगरी है। तीसरा क्या है हमारा, मूर्धा, क्या है दोस्तों, मूर्धा, ठीक, मूर्धा। तो ये क्या हो जाएगा, मूर्धन्य, है ना। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मूर्धन। यहाँ पर मूर्धा दे सकता है, और क्या दे सकता है, मूर्धन्य दे सकता है। मूर्धा और क्या दे सकता है, मूर्धन्य दे सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दंत वाले वर्ण नहीं है, ठीक है। दंत वाले जो स्वर वर्ण नहीं है, आप ध्यान रखिएगा, तो क्या आ जाएगा सीधा, ये आ जाएगा पांचवा कैटेगरी में हमारे पास ओष्ठ। उ और उ को तो आसानी से आप याद रख सकते हैं। उ और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, उ बोल के भी देखेंगे, उ दीर्घ उ, तो भी आप याद रख सकते हैं। और उ का उच्चारण स्थान, तो उ और उ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है, क्या है, ओष्ठ, ठीक। इसके बाद आ जाइए ये थोड़ा सा स्पेशल कैटेगरी है, आप ध्यान रखेंगे। देखिए आ, ए का जो है उच्चारण कैसे किए थे हम लोग, हमने पढ़ा था संयुक्त जब स्वर पढ़े थे, तो वहां पर ध्यान रखेंगे आ और ई मिलकर क्या बना था, ए बना था, ठीक है। इसी का ही उच्चारण किए थे हम लोग ऐ, तभी ए बना था, है ना। तो इसी का ही उच्चारण हम करेंगे और बनाएंगे इसका उच्चारण स्थान। आ का उच्चारण कहाँ से हो रहा है, कंठ से, ठीक है। और ई का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तालु से। तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, कंठ तालव्य। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों, कंठ तालव्य। तो ए और ए का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ तालव्य, ठीक है, कंठ तालव्य। इसको अगर याद रखें तो आराम से चीजें बन जाएगी। वैसे ही हमने जो है ओ का उच्चारण कैसे किया था, आ और उ मिलकर, आ और उ मिलकर औ बना था। आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, और उ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। और ये दोनों का मिला देंगे तो उच्चारण स्थान इसका बन जाता है क्या, कंठोष्ठ्य। तो ओ और ओ का जो उच्चारण स्थान है वो क्या बन जाएगा, कंठोष्ठ्य, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से ये चीजें थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो याद रहेगा। अ और अ कंठ, कंठ से पहला, ई और ई तालव्य, तालु से दूसरा, री मूर्धन्य, मूर्धा, ठीक है। उ और उ ओष्ठ से ये बहुत इजी है। और ए ओ और ओ की संरचना याद रखना है। ए की संरचना अ और ई से, इसलिए कंठ और तालु मिलाकर कंठ तालव्य, और ओ की संरचना ओ और उ से, इसलिए कंठ और ओष्ठ मिलाकर दोनों क्या बन जाते हैं, कंठोष्ठ बन जाएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वर्गीकरण भी आपको समझ में आ गया। तो ये मुख्य रूप से स्वर के जितने वर्गीकरण हो सकते थे दोस्तों वो हमने डिस्कस कर ली है। एक दो और वर्गीकरण है, परंतु उसको हम व्यंजनों के साथ में देखेंगे। जैसे प्राणवायु के आधार पर है ना, घोषनाद या कंपन के आधार पर है, तो उसको हम उसी के साथ देखेंगे। तो ये आप एक बार नोट डाउन कर ले। उसके बाद आज का जो नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे हम व्यंजन, ठीक।
चलिए, तो ये वर्णों का वर्गीकरण स्वर वर्णों का यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों किस पर, व्यंजन पर। व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं? तो स्वर में हम लोगों ने देखा था, कई सारी कैटेगरी देखी थी और मैंने बताया था कि वो उसको कैसे कैसे हम अलग अलग करके अलग अलग स्टेटमेंट के आधार पर बहुत सारे कंडीशन बनेंगे जिसके आधार पर आपको पूछा जा सकता है। देखिए, व्यंजन किसे कहते हैं? तो वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक नहीं होता है उसे व्यंजन कहते हैं। अब ये स्वतंत्रता पूर्वक नहीं होता है में बहुत सारे अर्थ आपको समझने हैं। सबसे पहले मैं लिख दूं जो आपको चाहिए, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक नहीं होता है उसे क्या कहेंगे? हम व्यंजन वर्ण कहेंगे। ठीक। दूसरा, तो कैसे होगा? तो जिनका उच्चारण, इसी को ही इस प्रकार से दे देगा, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे व्यंजन वर्ण कहेंगे। ठीक है। या वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए, देखिए शब्दों को कई प्रकार से घुमाया जा सकता है। ठीक, आप जो है उसके मुख्य अर्थ को पकड़ कर रखेंगे। मैंने कहा कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहेंगे, या वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहेंगे, या वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक नहीं किया जा सकता उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है। अब हम देखे थे वहां पर स्वर जो है वो स्वाधीन था, यहाँ पर स्वर जो व्यंजन जो है वो पराधीन होगा। क्यों पराधीन होगा? या परतंत्र होगा, इस प्रकार से भी दिया जा सकता है। क्यों परतंत्र है? तो क्योंकि ये स्वरों की सहायता से ही उच्चारण इसका किया जा सकता है, उसके बिना इसका उच्चारण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके बिना इसका उच्चारण नहीं किया जा सकता है। जैसे हम बात करें, ये का है, ये हलंत युक्त खा है, ये हलंत युक्त गा है, ये माँ है, तो क्या आप इसका उच्चारण बिना स्वरों की सहायता से कर सकते हैं? आधा का उच्चारण करके देखिए, आधा ग जो आधा बोलते हैं एक्चुअल में वो पूरा है, हलंत युक्त है, तो उसका उच्चारण क्या आप कर सकते हैं? क ख ग, जिसका भी उच्चारण करेंगे अंतिम ध्वनि स्वर की ही आएगी, अ की ही, आ की ही, ई की ही निकलेगी। इसका उच्चारण आप बिना स्वरों की सहायता से नहीं कर सकते, इसीलिए ये परतंत्र है, दूसरे के ऊपर अधीन है, इसीलिए ये पराधीन स्वर कहते हैं, पराधीन वर्ण इसको कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। व्यंजन वर्ण जो है वो मुख से बाधा सहित, ठीक, तो यहां पर आप समझिएगा, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राण वायु मुख से बाधा सहित बाहर निकले, ठीक है, इसको पूरा लिख देता हूं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख से
मुख से बाधा बाधा या घर्षण बाधा या घर्षण सहित बाधा या घर्षण सहित बाहर निकलती है, बाधा या घर्षण सहित बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो आप जानते ही हैं जब स्वरों का हम उच्चारण कर रहे थे तो हवा मुख से बिना किसी बाधा के बाहर निकल रही थी, जैसे अ, आ, ई। अगर इसका उच्चारण आप करेंगे, घर में है करके देखिए, तो ये बिना किसी बाधा के बाहर निकल रही है ना। लेकिन व्यंजन वर्ण का उच्चारण कीजिए, क, ख, ग, घ, छ, छ, तो मुख में हवा जो है जो बाहर निकल रही है उसे हम प्राणवायु कहते हैं, और वो बाधा के साथ या घर्षण करते हुए, घर्षण किसके साथ? मुख अवयव के साथ घर्षण करते हुए बाहर निकल रही है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी याद रखेंगे, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद देखिए हम बात करें पांचवा। ठीक, तो ये दोस्तों सभी व्यंजन वर्णों का उच्चारण, व्यंजन वर्णों का उच्चारण देर तक नहीं किया जा सकता, देर तक नहीं किया जा सकता, जबकि स्वर वर्णों का उच्चारण लंबे समय तक किया जा सकता है। अब इसका उच्चारण करने के लिए ही हमको स्वरों की सहायता लेनी पड़ रही है। जैसे ही हमको बोले खत्म हो गया वो, उसके बाद जो अंतिम ध्वनि आ रही है वो अ की आ रही है। इसका मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, सेकेंड का भी एक छोटा सा भाग इसके उच्चारण में लगता है और वो खत्म हो जाता है, जो आपको आभास भी नहीं होता, क्योंकि जब क, ख, गा, गी, गे ये उच्चारण करेंगे तो अंतिम ध्वनि जो सुनाई देगी वो आपको स्वर की ही सुनाई देगी। ठीक है, इसीलिए इसका उच्चारण हम लंबे समय तक नहीं कर सकते। करके देखिए, का तो अंतिम ध्वनि क्या आ रही है? आ। जैसे में तो अंतिम ध्वनि क्या आ रही है? ए, है ना। तो इसका उच्चारण हम लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं, जबकि स्वर वर्णों का उच्चारण हम लंबे समय तक कर सकते हैं। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे कि ये सभी स्वर क्या होते हैं? अनाक्षरिक होते हैं। ये सभी स्वर क्या होते हैं? अनाक्षरिक होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? अनाक्षरिक होते हैं। सॉरी, सभी व्यंजन, स्वर लिख रहा हूं, सभी व्यंजन क्या होते हैं? अनाक्षरिक होते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे। ये जितने भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर अभी व्यंजन वर्ण, वे सभी अनाक्षरिक होते हैं, अक्षर नहीं होते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुछ एक अपवाद को छोड़कर वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो सभी स्वर अनाक्षरिक होते हैं, व्यंजन वर्ण, सभी व्यंजन वर्ण अनाक्षरित होते हैं, सभी स्वर वर्ण अक्षरिक, सभी स्वरों को अक्षर में गिना जाता है और व्यंजन वर्ण को अनाक्षरिक बोला जाता है। ठीक है, लेकिन व्यंजन वर्णों के साथ यदि हम स्वर वर्णों का प्रयोग कर दें तो वे अक्षर कहलाते हैं। ठीक है, व्यंजन वर्णों के साथ जब स्वर का प्रयोग कर दिया जाता है तो वे अक्षर कहलाते हैं। जैसे ये व्यंजन है, इसके साथ क लगा दिया, इसके साथ का लगा दिया, इसके साथ गी लगा दिया, अब ये अक्षर कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। तो इसको आप बहुत ढंग से ध्यान रखिएगा। ठीक है, हलंत युक्त जो व्यंजन वर्ण है वो क्या कहलाएंगे? वो अनाक्षरिक होते हैं, लेकिन उनके साथ जैसे ही हम स्वर जोड़ देते हैं वो क्या बन जाते हैं? अक्षर बन जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि सभी व्यंजन वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती है। व्यंजन वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती है, कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, व्यंजन वर्ण की देखें दोस्तों तो कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक, स्वर वर्ण की मात्राएं गिनी जाती, हमने देखा था लघु मात्रा, दीर्घ मात्रा, परंतु व्यंजन वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती है।
तो इतना आपको बहुत ढंग से ये पॉइंट ध्यान रखना है। ये सभी परिभाषा के अंतर्गत पूछे जाते हैं और एक एक चीज को आपको बहुत ढंग से पकड़ कर रखना है, ठीक है। जैसे देखिए, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक नहीं होता है, मतलब जिसके उच्चारण करने पर हमें किसी अन्य वर्ण और अन्य केवल स्वरों की ही सहायता से ही होता है और किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं होगा, स्वरों की ही सहायता से होगा, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण पराधीन होते हैं, परतंत्र होते हैं, क्योंकि ये बिना स्वरों की सहायता के उच्चारित नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे क ख ग में जब तक आप स्वर नहीं लगाएंगे तब तक उसका उच्चारण नहीं कर सकते। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख से बाधा या घर्षण सहित बाहर निकलती है। मैंने बताया था, आप उच्चारण करके देखिए, श छ च ख ग म, ये सभी उच्चारण करेंगे तो हवा रुक कर, अंदर रुक कर या घर्षण के साथ जो है वो बाहर निकलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, व्यंजन वर्णों का उच्चारण देर तक नहीं किया जा सकता है या लंबे समय तक नहीं किया जा सकता है। जैसे ही हम ग बोले उसका अंतिम ध्वनि जो है वो आ होगा, ठीक है। तो इसका उच्चारण करने के लिए हमको स्वर चाहिए और लंबे समय तक कर दिए तो अंतिम ध्वनि, जैसे रा, तो अंतिम ध्वनि आ की ही निकलेगी। सभी व्यंजन जो है वो अनाक्षरिक होते हैं, अभी बताया मैं ये अनाक्षरिक हैं, लेकिन जैसे इसमें स्वर लगा दिए तो ये क्या बन जाता है, अक्षर बन जाता है। नेक्स्ट, व्यंजन वर्णों की कोई मात्रा नहीं होती है। स्वर वर्णों की मात्रा होती है परंतु व्यंजन वर्णों की कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक। अब एक प्रश्न जो पूछा जाता है दोस्तों कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, मूल व्यंजन वर्णों की संख्या तो अलग है। यहाँ पर व्यंजन वर्णों की आपको संख्या पूछे तो आप क्या लिखेंगे, 33 लिखेंगे, ठीक है। कितने लिखेंगे, 33। हम लोग देखेंगे मूल जो व्यंजन वर्ण है, कुल व्यंजन वर्ण है, कुल स्वर है, कुल वर्ण है, कब 33, कब 44, कब 52, कैसे कैसे लेना है, ये सारी कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो इसे याद रखिएगा, व्यंजन वर्णों की संख्या 13 और स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब ये स्पष्ट हो गया। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, आज की कक्षा हम यहीं पर विराम करते हैं, क्योंकि व्यंजन का वर्गीकरण एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको बहुत अच्छे से हमको करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये स्वरों का जो वर्गीकरण है और व्यंजन की परिभाषा, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे की कक्षाओं में हम व्यंजन वर्णों के वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे और जितने भी उसके वर्गीकरण हैं उन सभी को बहुत बारीक रूप से देखेंगे, और जैसे कि बताया मैंने कि कितने वर्ण और क्या स्थिति है, ये भी हम चर्चा में लेंगे, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए और ये नोट डाउन करते रहिए, और वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, और दोस्तों अगर अच्छा लगे तो चैनल को जो है वो शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये सभी आपके लाभ के लिए है। इसके बाद हम इसके एमसीक्यूज लेके आएंगे और यकीन मानिए आपको एग्ज़ाम में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। आपका एडीओ का एग्ज़ाम आप बैठेंगे और सारे प्रश्न बनेंगे, ये मेरा बहुत प्रयास है। तो इस प्रयास को आपके जो है प्यार की आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।